पड़ेगा। अब कोई बच्चा ऐसा हो सकता है हमारे यहाँ हमारी क्लास में, मुकेश जैसा, वो ये कहे कि सर हम पहली बार में भी 5 लाख भर देंगे और दूसरी बार में भी 5 लाख भर देंगे। क्या दिक्कत है? हम ये कह देंगे कि एग्रीगेट अमाउंट जो पूरे साल का पेमेंट हुआ है, भले ही वो 10 लाख है, लेकिन हम यहाँ पर लिख देंगे 5 लाख है और हम बच जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ठीक है, कहाँ फंस जाएंगे इसकी चर्चा तो बाद में करेंगे, लेकिन आपको बस इतना बता देते हैं कि अगर आपकी ये चोरी या गलती पकड़ ली गई, तो आपसे ये आपका जो टीडीएस है वो भी कहीं ना कहीं डिसअलाउ कर दिया जाएगा, और आप हो सकता है कहीं ना कहीं फंस जाए, क्योंकि आपको एक सीए की रिपोर्ट लेनी थी, क्योंकि 10 लाख का ट्रांजेक्शन था और पार्ट सी भरना था। आपने गलत फॉर्म फाइल किया है। गलत फॉर्म फाइल करने के क्या परिणाम होते हैं ये तो बाद में पता चलेगा। हो सकता है कोई लेट फीस पेनल्टी आ जाए। ठीक होगी बात। और ये वाला फॉर्म एसएससी खुद भरता है, इसलिए अगर इसमें कोई गलती होगी तो लेट फीस और पेनल्टी भी कौन देगा? एसएससी खुद देगा। ठीक है, क्योंकि ना तो यहाँ पर सीए का कोई रोल होता है, ना ही किसी चीज का कोई रोल है। ठीक है, ये फॉर्म एसएससी की तरफ से भरा जाता है, इसलिए इसकी इस फॉर्म को गलत भरने की जिम्मेदारी आपकी है यहाँ पर। और एक मेरी सलाह है कि फॉरेन ट्रांजेक्शन्स में कोई भी गलती ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल फेमा के भी रूल लगते हैं, एफसीआरए के भी रूल लगते हैं, और बहुत सारी एजेंसियां इस सारे ट्रांजेक्शन को बहुत ही पैनी नजर से देखती हैं, जैसे कि सीबीआई और ईडी। ठीक हो गई बात। इसलिए आप कंप्लायंसेस का खास ध्यान रखें। एग्रीगेट अमाउंट में पूरा अमाउंट इंक्लूड होगा, और अगर वो 5 लाख से ज्यादा होगा तो पार्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। चलिए, अब हम आते हैं अब हम आते हैं आईएफएससी कोड पर। ठीक है, किस चीज पर आते हैं? आईएफएससी कोड पर। यहाँ पर वो वाले बैंक का आपको आईएफएससी कोड डालना है जिस बैंक अकाउंट से आप ट्रांजेक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं, जिस बैंक अकाउंट से आप ट्रांजेक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक होगी बात। अब मैंने लखनऊ में ही एक ब्रांच है, इंदिरा नगर की ब्रांच है एक्सिस बैंक की, उसका मैंने यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल दिया। उसका मैंने यहाँ पर आईएफएससी कोड डाल दिया। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका ऑथराइज्ड डीलर कौन है? एक्सिस बैंक वाले वैसे तो खुद ही बता देते हैं, और वो खुद ही होंगे ऑथराइज्ड डीलर। ठीक है, यहाँ पर एक्सिस बैंक ऊपर भी आएगा और एक्सिस बैंक नीचे भी आएगा। एक्सिस बैंक ही ऑथराइज्ड डीलर है, मतलब जिस बैंक से पैसा रूट होगा वो भी एक्सिस बैंक है, जो ऑथराइज्ड डीलर है इस पैसे को ट्रांसफर करने के लिए वो भी एक्सिस बैंक। ठीक हो गई बात। ब्रांच का नाम बताइए। ब्रांच यहाँ पर अपने आप आ रहा है ऑटो फिल होकर के, मुंबई की एक ब्रांच है। होता क्या है बेसिकली कि एक्सिस बैंक की सिर्फ एक ब्रांच होती है जो ऑथराइज होती है पूरे इंडिया में, जो उनकी एक मुंबई ब्रांच है। लेकिन एक्सिस बैंक की जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सभी लोग इस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करती हैं। तो बेसिकली प्रोसेस करने वाली जो ब्रांच है वो इंदिरा नगर लखनऊ की ब्रांच है, क्योंकि ये हमारे हमारे यहाँ हमारे रीच में आती है और हमारे ऑफिस के पास में। ठीक हो गई बात। इसलिए ये ब्रांच प्रोसेस करेगी। लेकिन ऑथराइज्ड कौन है? ऑथराइज्ड डीलर हमारा एक्सिस बैंक है, और जिसकी सिर्फ एक ही ब्रांच है वो है मुंबई की ब्रांच। वो लोग यानी कि ये इंदिरा नगर वाली ब्रांच अपनी मुंबई ब्रांच को कोऑर्डिनेट करेगी इस पेमेंट को प्रोसेस करने की। प्रपोज डेट ऑफ रेमिटेंस, ये पैसा आप कब रेमिटेंस करना चाहते हैं? अब आज तो बच्चों ब्रांच बंद हो चुकी है क्योंकि शाम का वक्त है, ये जाहिर सी बात है कि कल ही हो पाएगा। जिस दिन ये प्रोसेस होगा उस दिन की आपको डेट यहाँ पर डालनी। ठीक होगी बात। चलिए, कल होगा इसलिए कल की डेट डाल दी। अब आते हैं नेचर ऑफ रेमिटेंस। जो पैसा एडीआर एनर्जी अपने नॉन रेजिडेंट सप्लायर डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहती है, वो पैसा क्यों देना चाहती है? क्या ये एडवर्टीजमेंट की फीस है? क्या ये एडवर्टीजमेंट की फीस है, या ये कोई एएमसी चार्ज है, या फिर ये कोई आर्किटेक्चरल सर्विस है, या फिर ये कोई बैंडविथ चार्जेस है, या फिर ये कोई ब्रोकरेज चार्जेस है, या फिर ये कोई बिजनेस इनकम है अदर देन कवर्ड बाय कैटेगरी अबव? ठीक हो गई बात। अदर देन कैटेगरी कवर्ड बाय अबव मतलब जो 5 लाख का पेमेंट है, क्या वो ऊपर से किसी में आता है? अगर किसी में भी नहीं आता है तो फिर ये वाला ऑप्शन, अदर्स वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा। उसके बाद कार्गो हैंडलिंग या लॉजिस्टिक्स है, या फिर कोई सेलुलर रोमिंग चार्जेस है, बेसिकली टेलीफोन के चार्जेस है, कोई चार्टर हायरिंग चार्जेस है, शिपिंग मतलब आपने जहाज डोनाल्ड ट्रंप का किराए पे लिया था और अब एडीआर एनर्जी उसका पेमेंट कर रही है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस है, कमीशन है, कम्युनिकेशन चार्जेस है, कॉन्सुलर रिसीट्स है, कंसल्टिंग सर्विसेज है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कंसल्टेंसी दी हो एडीआर एनर्जी को और अब कंसल्टेंसी फीस पे करी जा रही हो, डिजाइनिंग फीस, या फिर डायरेक्टर की फीस, या फिर कोई डिविडेंड। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एडीआर एनर्जी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया और डिविडेंड डिक्लेयर करके डोनाल्ड ट्रंप को डिविडेंड दिया 5 लाख का।
तो फिर यहाँ पर डिविडेंड होगा। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का एडीआर एनर्जी के डायरेक्टर रहे हो, कंपनी डायरेक्टरशिप फीस पे करना चाहती है, तो फिर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा। तो फिर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा। उसके बाद क्या क्या है? ड्रिलिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज, इक्विपमेंट रेंटल चार्जेस, फैब्रिकेशन सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल फीस। हो सकता है कि कोई ऐसी कंसल्टेंसी दी हो, डोनाल्ड ट्रंप खुद डोनाल्ड ट्रंप खुद बहुत बड़े रिसर्चर रहे हो, उन्होंने कोई रिसर्च करके दी हो जिसका पैसा वो 5 लाख चार्ज कर रहे हो, तो फिर टेक्निकल सर्विस की फीस में आएगा। फ्रेट चार्जेस, इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब रेंट, मतलब रेंट, मतलब क्या है? मान लो एडीआर एनर्जी जिस प्रॉपर्टी में अपना ऑफिस चलाती है, वो प्रॉपर्टी के ओनर डोनाल्ड ट्रंप हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के बाहर रहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को रेंट पे किया जाता है। रेंट जब भी पेमेंट होगा किसी नॉन रेजिडेंट को, तो यही प्रोसेस होगा। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हम टिक करेंगे और बताएंगे कि हम रेंट का खर्चा पे करते हैं और इस पर टीडीएस काटना चाहते हैं। ठीक हो गई बात। यहाँ पर जितने भी तरह के खर्चे होते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ सकते हैं और जिसका पेमेंट डोनाल्ड ट्रंप को किया जा रहा है, वो सारे यहाँ पर लिस्टेड होंगे बच्चों, पक्की बात है। 102% लिस्टेड होंगे इसके अंदर। अगला आता है शिपिंग, इन लैंड वाटरवेज एयर ट्रांसपोर्ट, इंस्टॉलेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विस, इंश्योरेंस कमीशन, इंटरेस्ट का पेमेंट, इन्वेस्टमेंट का पेमेंट, लीज का पेमेंट, लाइसेंसिंग की फीस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी बेची, क्या बेची? प्रॉपर्टी बेची, और बेच करके पैसा दिया किसी नॉन रेजिडेंट को, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी वो किसी नॉन रेजिडेंट की थी, और एडीआर एनर्जी ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा। ठीक हो गई बात। खरीदा तो पैसे का पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट किसको करेगी? नॉन रेजिडेंट को करेगी। नॉन रेजिडेंट को करेगी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा नॉन रेजिडेंट के ऊपर, इसलिए ये वाला ऑप्शन। मेंबरशिप फीस, मोबिलाइजेशन चार्जेस, सॉफ्टवेयर के चार्जेस, प्रोफेसर, टीचर्स या रिसर्च स्कॉलर। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप कोई टीचर हो बहुत बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, वो इंडिया आए हों और एडीआर एनर्जी को के एम्प्लॉयज को कोई लेक्चर देकर के चले गए हों, और अब एडीआर एनर्जी को कोई फीस का पेमेंट करना हो, ये वाला ऑप्शन चुनेंगे। स्पोर्ट्स फीस, स्टूडेंट, बिजनेस अप्रेंटिस, कोई ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि इंडिया के बाहर रह करके यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसको हम स्टाइपेंड पे करेंगे और पे करते समय टीडीएस काटेंगे। पेंशन हो सकता है, प्रोफेशनल चार्जेस हो सकता है, परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर हो सकता है, आर&डी चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रिपैट्रिएशन ऑफ सरप्लस फंड, रिटेनरशिप फीस। रिपैट्रिएशन ऑफ सरप्लस फंड का मतलब ये होता है कि एडीआर एनर्जी अपना पैसा इंडिया के बाहर लेकर के जाना चाहती है, और इंडिया में जो प्रॉफिट हुआ है उसको वो इंडिया के बाहर लेकर के अपनी कोई पेरेंट कंपनी हो सकती है जिसको वो पैसा देना चाहती है, दे सकती है, बस टीडीएस काटेगी और यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगी। बेसिकली खर्चा किस नेचर का है, यहाँ पर ये वाली बात को सिलेक्ट करना है। रिटेनरशिप फीस, रॉयल्टी की फीस, सेल्स एंड मार्केटिंग, वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। और जो कहीं नहीं आता है वो अदर्स में आता है। अदर इनकम नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, यहाँ पर आ जाएगा। जो कहीं नहीं आएगा, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज भी है, हॉर्स रेसेस भी हैं, ट्रेनिंग भी है, टेस्टिंग चार्ज, टेंडरशिप फीस, टेलीकास्ट फीस, दुनिया भर की जितनी फीस होती है वो सारी इसके अंदर। ठीक हो गई बात। ठीक हो गई बात। अब हम एक मान लेते हैं पहले तो 5 मिनट के लिए। क्या मान ले? हम मान लेते हैं कि इनकम, इनकम फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब रेंट का पेमेंट, मतलब रेंट का पेमेंट। ठीक हो गई बात। किसका पेमेंट हो रहा है? रेंट का पेमेंट। हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। अब क्या कह रहा है? प्लीज फर्निश द पर्पस अकॉर्डिंग टू आरबीआई कोड। आरबीआई कोड के हिसाब से अब आपको पर्पस सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या ये कोई बैंकिंग कैपिटल का ट्रांजैक्शन है? क्या ये कोई कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है? क्या ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन है? क्या ये कंस्ट्रक्शन सर्विस का ट्रांजैक्शन है? एक्सटर्नल असिस्टेंस का ट्रांजैक्शन है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग है? फाइनेंशियल डेरिवेटिव है? फाइनेंशियल सर्विसेज है? एफडीआई है? एफपीआई है? गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर। अब इस ऑप्शन को तो हम होल्ड पे रखेंगे क्योंकि अदर्स का ऑप्शन है, हो सकता है यही हिट हो जाए। आगे पढ़ लेते हैं एक बार। क्या ये कोई इंपोर्ट है? क्या ये कोई इंश्योरेंस एंड पेंशन स्कीम है? क्या ये कोई रिपेयर और मेंटेनेंस की सर्विस है? क्या ये कोई मैन्युफैक्चर की सर्विस है? अदर बिजनेस सर्विसेज है? अदर्स है? पर्सनल नेचर की है? प्राइमरी इनकम है? सेकेंडरी इनकम है? लॉन्ग टर्म लोन्स है? टेलीकॉम है? ट्रांसपोर्ट है? ट्रैवल है? दुनिया भर की इन्होंने इनकम दे दिया, ठीक है। अब हमने 2-3 चीजों पर मुझे हिट करती है, जैसे कि अदर बिजनेस हो सकती है, अदर इनकम हो सकती है।
एक बार हम प्राइमरी इनकम को चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम प्राइमरी इनकम को क्लिक करेंगे बच्चों, तो फिर उसके आगे कुछ कोड ओपन होकर के आ जाएंगे, कुछ कोड ओपन होकर के आ जाएंगे। उसके अंदर क्या लिखा है देखिए यहाँ पर, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, कोई भी इंटरेस्ट किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नोस्त्रो अकाउंट वोस्त्रो अकाउंट से। ठीक है, अब ये कौन से अकाउंट होते हैं, ये तो फॉरेन एफपीआई का कंसेप्ट है, इसको अब इसमें नहीं पढ़ते हैं ज्यादा। कोई डिविडेंड कोई इंटरेस्ट ये तो नहीं लग रहा है बच्चों। सेकेंडरी इनकम पर देख लेते हैं, हमें जा जा करके ये चुनना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है। फैमिली रेमिटेंस है, गिफ्ट है, डोनेशन है, या फिर कोई टूवर्ड्स ग्रांट है, रेंट ऑफ टैक्सेस, आउटफ्लो ऑफ इमिग्रेंट, नहीं है बच्चों, ये भी नहीं है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर हिट नहीं कर रहा है ऐसा लगता है। हम लोग अदर्स पर सेलेक्ट करेंगे, और अदर सेलेक्ट करने के बाद इसमें भी नहीं आ रहा है, हमें ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अदर बिजनेस सर्विस देख लेते हैं, अदर बिजनेस सर्विस देख लेते हैं। अदर बिजनेस सर्विस में क्या क्या आ रहा है, लीगल सर्विस आ रही है, अकाउंटिंग की सर्विस आ रही है, बुक कीपिंग की आ रही है, कंसल्टेंसी की आ रही है, ठीक है, पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस आ रही है, इन्वायरमेंटल सर्विस आ रही है, लेकिन वो वाली सर्विस नहीं आ रही है। चलिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, इनकम अदरवाइज सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड एल्स वेयर, मतलब जो कहीं नहीं आती है वो कहाँ आती है, वो यहाँ आती है, अदर सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड एल्स वेयर। ठीक हो गई बात, हमने अदर्स का ऑप्शन यहाँ पर चुन लिया। अब अमाउंट ऑफ टीडीएस बताइए, अमाउंट ऑफ टीडीएस बताइए, बताओ बच्चों अमाउंट ऑफ टीडीएस कितना होगा। 5 लाख का 20% कितना होगा, 1 लाख, 1 लाख रुपए होगा। और रेट ऑफ टीडीएस क्या कटा है, 20% का रेट ऑफ 20% का। कब आपने काटा है, आज काटा है 11 तारीख, पेमेंट करेंगे 12 तारीख को, लेकिन काट लिया 11 तारीख को, क्या ये हो सकता है, यस। पहले ही आपको बल्कि काटना है, पेमेंट करने के पहले ही काटना है। ठीक होगी बात, चलिए इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये अगली टैब है वेरिफिकेशन टैब। ये कह रहा है वेरीफाई करिए, आई आशीष कुमार मतलब डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सन या डॉटर ऑफ, इनके फादर का नाम डालना है। मैं डाल देता हूं इनके फादर का नाम जो भी है, ठीक है, हमने इनके फादर का नाम डाला। इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, खुद ब खुद लिख करके आ रहा है, डायरेक्टर DIR। ठीक होगी बात, प्लेस लखनऊ में ये साइन हो रहा है तो हमने लखनऊ डाल दिया, और सेव कर दिया, और सेव करा दिया। अब बच्चों ये देखो चारों टैब ग्रीन हो गए हैं, चारों टैब ग्रीन हो गए हैं, ऑल द टैब्स आर ग्रीन। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रीव्यू ले लेंगे। प्रीव्यू ले लेंगे तो देखो क्या होगा, पार्ट ए में पहले रेमिटर की डिटेल आ जाएगी, फिर रेमिटी की डिटेल आ जाएगी, फिर रेमिटेंस का ट्रांजैक्शन की डिटेल आ जाएगी, और फिर वेरिफिकेशन की डिटेल आ जाएगी। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, और आप प्रोसीड टू ई वेरीफाई करिए। जैसे ही आप प्रोसीड टू ई वेरीफाई को यस करेंगे तो बोलेगा आप अपनी डीएससी लगा दीजिए, क्योंकि ये कंपनी के डायरेक्टर हैं, इनके पास डीएससी है, और आपको यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर से इसको सबमिट कर देना। किससे सबमिट करना होगा, डिजिटल सिग्नेचर से, क्योंकि ये कंपनी है। अगर इंडिविजुअल होता तो फिर ओटीपी से हो जाता, आधार ओटीपी से। ऐसा करने के बाद आपको इसका प्रिंट निकालना है, और प्रिंट निकालने के बाद आपको बैंक लेकर के जाना है, और बैंक आपके ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर देगा, बैंक आपके ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर देगा। ये था हमारा पार्ट ए, ये था हमारा पार्ट ए। पार्ट बी भी इसी तरह से है, पार्ट सी भी इसी तरह से है, ठीक है, लेकिन और पार्ट डी भी इसी तरह से है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर होगा। वो अंतर क्या होगा, जैसे मैंने पार्ट डी पहले सेलेक्ट कर लिया है, पार्ट डी पहले सेलेक्ट कर लिया, पार्ट डी में भी 4 टैब आ रहे हैं, सेंडर, रिसिपिएंट, फंड ट्रांसफर, वेरिफिकेशन। तो सेंडर की डिटेल ऑटोमेटिक आती है, हमने सेव कर दिया। रेसिपिएंट की डिटेल में हमें नाम भरना पड़ेगा, हमने क्या भरा, ट्रम्प, ठीक है, ट्रम्प भर दिया। यहाँ पर भी हमने ट्रम्प डाल दिया। पैन नंबर अगर अवेलेबल है तो डालिए, नहीं है तो एड्रेस डालिए। ये सब रिपीट है, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं बच्चों, ये सब रिपीट है, आप लोग पढ़ के आ रहे हैं अभी अभी, ठीक है। हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डाल दिया, फिर यहाँ फ्लोर डालना था हमको, हमने क्या डाल दिया यहाँ पर, व्हाइट हाउस, ठीक है, फ्लोर मान लो वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, ये हमने डाला था, व्हाइट हाउस में रहते हैं, ठीक है, अब तो नहीं रहते हैं, क्या अब तो जो बाइडन रहते हैं, कोई बात नहीं। LLC JPC, बाहर के पिन कोड इसी तरह से होते हैं, अल्फाबेट्स में होते हैं, हमने वो भी डाल दिया। पोस्ट ऑफिस क्या है, USA का है, एरिया कोड USA का है, डिस्ट्रिक्ट USA है, सब कुछ USA है, ठीक है। ईमेल आईडी अगर है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए, सेव कर दीजिए, कोई चेंज नहीं है। यही पार्ट ए में भी है, यही पार्ट बी में भी है, यही पार्ट सी में भी है, यही डी में भी है, यानी कि पहला और दूसरा टैब चारों में बिल्कुल सेम है। अब आते हैं अगले टैब पर। सबसे पहले पूछा है कंट्री टू विच रेमिटेंस, USA।
हम अपना पैसा कहाँ भेज रहे हैं? हम अपना पैसा यूएसए को भेज रहे हैं। हमें यहाँ पर यूएसए को सिलेक्ट कर लिया है। हमने यहाँ पर यूएसए को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, किस करेंसी में है? ये यूएसडी में है। यूएसडी, ठीक है, डॉलर में है, यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर है, यूएसडी। ठीक हो गई बात, चलिए सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पर। फिर कंट्री टू विच रिसिपिएंट इज रेजिडेंट, ये पूछ रहा है, ये ऑप्शन नया आया, पहले नहीं था। ये पूछा जो डोनाल्ड ट्रंप है वो रेजिडेंट किस कंट्री के हैं। ऐसा हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप रेजिडेंट हो किसी और कंट्री के और ये पैसा भेजना चाह रहे हो यूएसए में। ठीक है, लेकिन ऐसा है तो नहीं, क्योंकि वो यूएसए के ही रेजिडेंट है। इंडिया के तो वो नॉन रेजिडेंट है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन वो किस कंट्री के रेजिडेंट है ये भी तो बताइए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो कंट्री किसी और कंट्री का रेजिडेंट हो और पैसा किसी और कंट्री में भेज रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये पार्ट डी है, यहाँ पर चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, यहाँ पर पैसा चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, ये मजे की बात। चलिए पहले यूएसए को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने यूएसए को सिलेक्ट कर लिया। अब अमाउंट पेबल इन फॉरेन करेंसी, अमाउंट पेबल इन फॉरेन करेंसी। अब हम अपने एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, अपने एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। ये देखिए, अमाउंट पेबल इन फॉरेन करेंसी है 4,834 रुपए। 4,834 रुपए, नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। एक बात आपको और समझाना चाहेंगे, आप लोगों को भी पीपीटी की स्क्रीन दिख रही है, ये अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अब पार्ट डी पर हैं, और पार्ट डी में अमाउंट पूरा पूरा 5 लाख है। ठीक है, और यूएसडी का रेट जो चल रहा है वो 82.751 चल रहा है। यहां पर, यहां पर जो अमाउंट पेबल होगा इन यूएसडी वो होगा 5 लाख डिवाइडेड बाई 82.715। पुराना वाला एग्जांपल में 4 लाख को हमने डिवाइड किया था क्योंकि वहां पर टीडीएस काटा था, लेकिन पार्ट डी में, पार्ट डी में हमें टीडीएस नहीं काटना है, इसलिए यहाँ पर पेबल अमाउंट ज्यादा होगा क्योंकि कुछ कटा ही नहीं है टीडीएस। 6,042 रुपीज, 6,042 डॉलर, $6,042 ये अमाउंट हमको पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई कि क्यों पुराने वाले एग्जाम्पल को हमें चेंज करना पड़ा, क्योंकि वहां पर टीडीएस काटा था, काटने के बाद अमाउंट कम हो गया तो पेबल अमाउंट भी कम आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अब इन फॉरेन करेंसी में कितना आया? 6,042। इन इंडियन करेंसी में कितना है? 5 लाख। किस बैंक के थ्रू आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं? किस बैंक के थ्रू आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, ऐसा ये पूछ रहा है। चलिए बैंक आईएफएससी कोड डाल देते हैं। उसके बाद एक्सिस बैंक अपने आप आ गया, इंदिरा नगर ब्रांच अपने आप आ गया। बीएसआर कोड पूछ रहा है, ये भी आपको ब्रांच बता देगी। आपको ये इंफॉर्मेशन आपकी ब्रांच से जाकर के लेनी है, जिस ब्रांच से आप फॉरेन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। हमने ये बीएसआर कोड डाल दिया। ज्यादातर ये बीएसआर कोड आपने देखा होगा जब हम लोग चालान का पेमेंट करते हैं बच्चों, वो वहां पर बीएसआर कोड लिख करके आ जाता है। ठीक होगी बात। नेम ऑफ द ऑथराइज डीलर एक्सिस बैंक होगा, क्योंकि एक्सिस बैंक ही कर रहा है इस पेमेंट को प्रोसेस। इसकी एक ही ब्रांच है मुंबई में, अपने आप फिल होकर के आ गई। प्रपोज डेट ऑफ रेमिटेंस कल की होगी क्योंकि आज शाम हो चुकी है। नेचर ऑफ रेमिटेंस, अब बड़ी मजेदार की बात है, बड़ी मजे की बात है। मान लो कि ये पैसा चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, तो हमको रूल कौन सा देखना पड़ेगा? 37BB, ये वाला रूल। 1 मिनट रुकिए, रूल 37BB आपको देखना पड़ेगा, ये वाला रूल। इन 33 वजहों से अगर पैसा जा रहा है वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा बच्चों, मेंशन करना पड़ेगा। मान लो कि एडीआर एनर्जी डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनल गिफ्ट दे रही है 5 लाख का, या तो मान लो एडीआर एनर्जी का परिवार है डोनाल्ड ट्रंप, तो अपने परिवार के रखरखाव के लिए पैसा दे रही है, या मान लो डोनाल्ड ट्रंप कोई फॉरेन एम्बेसी है या कोई इंडियन एम्बेसी है या कोई कोई और मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस अब्रॉड है, या इनमें से कोई भी लिस्टेड आइटम में आते हैं, वो पैसा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है बच्चों, ध्यान से, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये कोड डालना पड़ेगा। अब मान लेते हैं हम कि वो पर्सनल गिफ्ट के लिए है, तो इसका कोड है S310, S1302।
ध्यान से ये कोड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये पैसा नॉट चार्जेबल टू टैक्स होगा, अदरवाइज नहीं। ये कोड हमें ढूंढना भी पड़ेगा, ये कोड हमें ढूंढना भी पड़ेगा। जैसे कि सेकेंडरी इनकम में सर्च करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन था, जो वहां पर लिस्ट थी वही लिस्ट यहाँ पर भी है, कोई चेंज नहीं है बच्चों। यहाँ पर सेकेंडरी ऑप्शन में शायद होगा, ढूंढ लेते हैं, कहीं मिल जाएगा शायद ये कोड हमको। ढूंढ लेते हैं इस कोड को। इस कोड को ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये कहां पर मिलेगा हमको, कि ये नॉट चार्जेबल टू टैक्स है। क्या क्या ये जो लिस्ट दी है, क्या ये भी नॉट चार्जेबल टू टैक्स हो सकते हैं? यस। कैसे? डीटी डबल ए के हिसाब से। मान लो डीटी डबल ए ये कह दे कि आपको इस पर कोई टैक्स नहीं लेना है, तो कोई टैक्स नहीं लेना है आप, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन, वो डीटी डबल ए इंडिविजुअली इंडिया और यूएसए की साइन की हुई है। जैसे कि इंडिया और यूए की जो बहुत सारी ट्रीटी है, उसमें इंडिया और मॉरिशस की जो ट्रीटी है उसमें रेट ऑफ टैक्स जीरो है बहुत सारी चीजों पर, ठीक है। तो किसी एक चीज पर एक कंट्री में टीडीएस कटने का प्रावधान हो सकता है, दूसरी कंट्री में नहीं हो सकता है, ठीक है, चेंज होता रहेगा बच्चों। चलो मान लो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ही ले लेते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और अब, अच्छा एक मिनट, ऐसा नहीं करेंगे, रुक जाइए। यहां पर मान लीजिए कोई लिस्ट नहीं मिल रही है, तो हमने क्या किया, अदर इनकम, अदर देन, नॉट इन द नेचर, नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम, क्योंकि ये एक पर्सनल गिफ्ट है। हमने क्या डालना है, पर्सनल गिफ्ट, ठीक है, पर्सनल गिफ्ट। हम अब ये कह रहे हैं कि इस ट्रांजेक्शन पर पर्सनल गिफ्ट, कौन बताएगा हमको कि पर्सनल गिफ्ट है? भाई क्लाइंट खुद बताएगा कि हम ये पैसा क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, रीजन तो क्लाइंट खुद बताएगा। और अब यहाँ पर जब आरबीआई की कोड लिस्ट हम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेकेंडरी इनकम का, और सेकेंडरी इनकम के अंदर हमको एक कोड मिलेगा, देखो बच्चों यहाँ ध्यान से मिल गया, S1302। किस लिए है? पर्सनल गिफ्ट्स हैं, डोनेशन हैं, रेमिटेंस टुवर्ड्स फैमिली 1301। यहाँ पर हमने ये वाला कोड सेलेक्ट कर लिया, कि क्योंकि ये 1302 वाला जो कोड है, ये रूल 37BB के हिसाब से इस पर टीडीएस नहीं कटना है, इस पर टीडीएस नहीं कटना है, इसलिए हमने ये वाला कोड यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो आपको टीडीएस जमा करवाना चाहिए। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई टीडीएस नहीं लगता है, तो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक होगी बात। ऊपर वाले में तो कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर अदर में स्पेसिफाई कर दिया पर्सनल गिफ्ट है, नीचे वाले में हमें ऑप्शन मिल गया, यहाँ पर हमें ऑप्शन ढूंढ करके डालना पड़ेगा, ठीक हो गई बात। चलिए अब हम यहाँ पर इसको सर्टिफाई करेंगे और सेव कर देंगे। देखिए 3 टैब यहाँ पर सेव हो गई। फिर अगला टैब है वेरिफिकेशन टैब। आई आशीष कुमार, सन और डॉटर ऑफ, इनके पापा का नाम डाल दिया हमने, इनके पापा का नाम डाल दिया, और इसको क्या किया, प्लेस डाल दिया, यहाँ पर लखनऊ में साइन हो रहा है, और सेव कर दिया, ठीक हो गई बात, सेव कर दी। चलिए चारों टैब सेव हो गए। प्रीव्यू कर लेंगे। पार्ट डी प्रीव्यू हो रहा है, जो कि चार्जेबल टू टैक्स नहीं है, टैक्स टीडीएस जीरो है। रेमेटर की डिटेल, रेमेटी की डिटेल, रेमिटेंस की डिटेल, और वेरिफिकेशन टैब, चारों टैब आ गए। प्रोसीड टू वेरीफाई किया, और यहाँ पर बच्चों क्या करेगा, डीएससी बोलेगा, डीएससी लगाइए, फॉर्म सबमिट करिए, और बैंक में लेकर के चले जाए, ठीक हो गई बात। चलिए आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैंने फॉर्म 15CB अपना फिनिश कर लिया, एक लेक्चर लगा, आराम से फिनिश हो गया। अब हम 27Q बताएंगे, क्योंकि जब ये पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा तो आपको रिटर्न भी फाइल करना, ठीक होगी बात। चलिए